विद्यार्थियों, आज बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेशों में अंतिम कड़ी के रूप में भारतीय तट एवं द्वीप समूह इसके बारे में चर्चा होगी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की जो तटरेखा है वो 7,517 किलोमीटर लंबी है। यह पश्चिम में कच्छ के रण से प्रारंभ होती है और पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक फैली हुई है। ये तट और तटीय मैदान और द्वीप समूह संरचना धरातल की दृष्टि से अपनी विभिन्नताएं रखते हैं। ये पश्चिम भाग में पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान कहलाते हैं। ये मैदान या तो समुद्र की अपर्दर क्रिया से बने हैं या नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई जो कीचड़ है, मिट्टी है, उसके जमा होने से बने। इसके जो दो भाग हैं उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम 1 नंबर पर पश्चिमी तटीय मैदान। ये मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेके कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। पूर्वी तट की अपेक्षा इसमें विभिन्नताएं ज़्यादा हैं। इस मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहानों के पास देखें तो इसकी ज़्यादा चौड़ाई 80 किलोमीटर है। बहुत सी जगहों पर ये 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां जो हैं वो छोटी हैं, तीव्रगामी हैं, इसलिए इनके पानी का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत, जल यातायात आदि किसी भी कार्य में हो नहीं पाता है और अपने मैदान का ये विस्तार भी नहीं कर पाती। अब इसके आगे वर्गीकरण करके 4 खंड किए गए हैं। पहला है कच्छ प्रायद्वीप का मैदान। कच्छ को देश की मुख्य भूमि से अलग करने वाली जो खाड़ी है वो इतनी उथली है कि शुष्क ऋतु में कच्छ मुख्य भूमि से मिल जाता है और बरसात में अलग हो जाता है। और कच्छ का जो मैदान है वो नमकीन रेतीला मैदान है। ये समुद्र के नीचे रह चुका है। बरसात की कमी से ये सूखा है, आधा सूखा है, ऐसा मैदान है। ये अनावृत समतल मैदान की तरह से है। कहीं कहीं बालू और चट्टानों के द्वीप उभरे हुए दिखाई देते हैं और प्रायद्वीप के बीच में गिरनार नाम की पहाड़ियाँ मिलती हैं। बरसात के दिनों में यहाँ बाढ़ आ जाती है। दूसरा है इसका खंड गुजरात का मैदान। ये मैदान कच्छ और सौराष्ट्र के पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ पर माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती ये नदियाँ बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। इन नदियों ने यहाँ भारी मात्रा में कांप जमा कर दी है। यह समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचा नहीं है
साबरमती के मुहाने पर तो ये केवल 12 मीटर ही ऊंचा है। तटीय क्षेत्रों में ज्वार का जल भरता रहता है, इस कारण से यहाँ पर नमकीन दलदल मिलते हैं। नमकीन दलदल यहाँ पर मिलते हैं। भीतरी भागों में उपजाऊ कांप मिट्टी पर खेती भी की जाती है। इसका तीसरा खंड है कोंकण का मैदान। ये दमन से लेकर गोवा तक 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है और चौड़ाई अगर इसकी बात करें तो चौड़ाई 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। और बम्बई के पास देखें तो इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। बम्बई एक द्वीप है, इसके चारों तरफ उल्हास की थाना संकीर्ण खाड़ी है। ये खुली खाड़ी है और ये द्वीप के साउथ में यानी दक्षिण में बहुत ही सुंदर प्रदेश बनाती है। कोंकण के पश्चिमी तट की ढलानें लावा की काली मिट्टी से बनी हुई हैं और उन पर साल, सागवान आदि के जंगल खूब लगे हुए हैं। तट के साथ साथ जो रेत के टीले बने हैं वे पहाड़ी नदियों को समुद्र तक नहीं जाने देते। यही कारण है कि कई जगहों पर नदियों का पानी छोटी छोटी झीलों में इकट्ठा हो गया है। इन झीलों के किनारे नारियल खूब पैदा होता है। बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर आम और चावल भी बहुत पैदा होता है। चौथा खंड है मालाबार का तटीय मैदान। ये मैदान गोवा से लेके मंगलोर तक 225 किलोमीटर की लंबाई में है। रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। इसका तट भी बहुत कटा फटा है। घाट से निकलने वाली जो छोटी बड़ी तीव्रगामी नदियां हैं उन्होंने बहुत सारा अवसाद जमा कर दिया है, कांप के मैदान बना दिए हैं। तो ये बहुत उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर लैटराइट की पहाड़ियाँ मिलती हैं और तटभूमि पर बालू का स्तूप मिलते हैं। गोवा में स्थित मांडोवी जुआरी संकीर्ण खाड़ी सबसे महत्वपूर्ण वृत्ताकार खुली खाड़ी के रूप में है। और वर्षा ज़्यादा होने और सामान्य तापमान अनुकूल होने से यहाँ पर सुपारी होती है, गरम मसाले पैदा होते हैं, केला होता है, आम, नारियल, चावल, ये सारी फसलें यहाँ पर पैदा होती हैं। पांचवा इसका खंड है दक्षिणी तटीय मैदान। ये मेनली देखें तो ये केरल का तटीय मैदान कहना चाहिए। ये मैंगलोर से लेकर कुमारी अंतरीप यानी कन्याकुमारी तक है। लंबाई है करीब 500 किलोमीटर, काफ़ी चौड़ा है। यहाँ पर लंबे और संकरे
प्रवाल मिलते हैं, कयाल मिलते हैं। नदियों के मुहाने पर बालू जम गई है तो झीलों का निर्माण हो गया है और इन झीलों को नहरों द्वारा आपस में मिला दिया गया है। लोग इसमें नाव चलाते हैं, यात्राएं करते हैं और व्यापार भी करते हैं। कोचीन का जो बंदरगाह है वो इसी तरह की एक झील के मुंह को गहरा कर दिया गया, वहाँ पर बनाया गया है। मछलियाँ खूब पकड़ी जाती हैं। इस मैदान में भी देखिए नारियल, चावल, सुपारी, केला, गरम मसाले ये खूब पैदा होते हैं। इसी प्रकार का क्षेत्र है। ये पश्चिमी तटीय मैदान की अलग अलग खंडों को हमने जाना। अब हम जानेंगे पूर्वी तटीय मैदान। ये दूसरा बड़ा हिस्सा है पूर्वी तटीय मैदान। ये स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी तट की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा है और डेल्टा यहाँ पर बने हुए हैं। दो भागों में बांट सकते हैं इसको। पहला तो है नदियों के डेल्टा, जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टा। और नदियों ने यहाँ पर कांप की मिट्टी पठार के ऊपर जमा कर दी है। बालू के ढेरों की लंबी श्रृंखला मिलती है। इन बालू के ढेरों से चिल्का झील, पालीकट झील, छिछली झीलें ये भी बन गई हैं। वैसे ये कांप मिट्टी का अवशिष्ट मैदान है और कहीं कहीं कांप मिट्टी काफ़ी गहरी है, कहीं कहीं हल्की है। अब इसको तीन भागों में मुख्य रूप से विभक्त करते हैं। पहला है उत्कल का मैदान। उत्कल का मैदान, उत्कल के मैदान में ये उड़ीसा के तट के सहारे, उत्कल पहले पुराने उड़ीसा को कहा जाता था, के सहारे 400 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। महानदी के डेल्टा में ये ज़्यादा चौड़ा है। बालू के बहुत सारे टीले मिलते हैं। तट रेखा भी इसकी सीधी सपाट है। इसी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का नामक झील है जो 75 किलोमीटर लंबी है। 75 किलोमीटर है चिल्का झील। झील के पूर्व में, उत्तर में रेत जमी हुई है, ढेर लगे हुए हैं। झील के दक्षिण में ये पूर्वी घाट जो है वो विशाखापत्तनम जिले तक चले गए। विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वो डॉल्फिन नाम की चट्टान के पीछे सुरक्षित रूप से बना हुआ है। इस चट्टान के पीछे गहरा जल है और जो जहाज़ आराम से ठहर सकते हैं। और छोटी छोटी नदियाँ पूर्वी घाट की पहाड़ियों से निकल के यहाँ पर समुद्र में गिरती हैं। इस इलाके में मिट्टी उपजाऊ है, नदियों द्वारा लाई गई है, तो चावल और जूट खूब पैदा होता है। दूसरा खंड है आंध्र का मैदान, आंध्र प्रदेश का आंध्र मैदान। ये गोदावरी और कृष्णा दो नदियाँ हैं, उसके डेल्टा इसमें है। और डेल्टा का जो क्षेत्र है वो 160 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस समान दूरी पर देखें तो एक कलेरू झील यहाँ पर है। इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के गिरती हैं कलेरू झील में। यह झील आगे की ओर तट रेखा की दिशा में है। हो सकता है कि ये किसी समय की समुद्री सीमा की सूचना देती हो। मैदान यहाँ बहुत चौड़ा है। कृष्णा नदी के सहारे ये 100 किलोमीटर लंबाई में भीतर तक चला गया। दो बंदरगाह हैं प्रमुख यहाँ पर, विशाखापत्तनम और मछलीपट्टनम। तीसरा खंड है तमिलनाडु का मैदान। तमिलनाडु का
मैदान ये मैदान तमिलनाडु से और पांडिचेरी इसके तटीय प्रदेश में है। चेन्नई के उत्तर में एक झील है पुलिकट झील से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप यानी फिर से कन्याकुमारी आ गया। 675 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। चौड़ाई इसकी 100 किलोमीटर है। कावेरी नदी के साथ साथ ये 130 किलोमीटर तक की चौड़ाई में फैला हुआ है। पुलिकट वलय आकार की प्रवाल झील है जिसको श्रीहरिकोटा नाम के द्वीप हैं वो समुद्र से अलग किए हुए हैं। श्रीहरिकोटा ये द्वीप पुरानी चट्टानों से बने हुए हैं। यहाँ की प्रमुख फसल है चावल। यहाँ नारियल भी खूब होता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। यहाँ छोटे छोटे प्रवाल द्वीप खूब मिलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के दक्षिण भाग में पूर्वी तट पर स्थित जो मग्न तटीय भूमि है सक्रिय। अब हम जानते हैं इन तटीय मैदानों की आर्थिक और सामाजिक महत्व क्या है। पहले तो ये मैदानों ने भारत में प्रवेश अगर किसी को करना है तो एक सुगम मार्ग दे दिया है। तो जो विदेशी शासक थे वो बंदरगाहों पर सबसे पहले अपना उन्होंने कब्जा जमा दिया था। उसके बाद धीरे धीरे वो अंदर के इलाकों में चले गए। तो आपको याद होगा कि इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं तो अंग्रेज़ों ने पहले कलकत्ता को अपना बड़ा केंद्र बनाया, राजधानी रखा और इसी तरह से पहले प्रवेश किया तो गुजरात में सूरत, बम्बई इनको मुख्य अपना केंद्र बनाया। और धीरे धीरे अंदर के इलाकों में आ गए। और अब विदेशी व्यापार देखें तो 98% विदेशी व्यापार ये बंदरगाहों से ही होता है। यहाँ के जो तटीय मैदान हैं वो कांप के मैदान हैं। चावल की खेती खूब होती है। इसके अलावा नारियल, सुपारी, केला ये भी खूब पैदा होते हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से देखें तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बम्बई हाई, बसई ये तेल के क्षेत्र हैं। यहाँ पर क्रूड ऑयल मिलता है। कृष्णा गोदावरी का बेसिन, इसमें भी गैस खूब मिलती है। गैस के खनन किया जाता है। और केरल राज्य के तटीय प्रदेश में मोनाजाइट, वहाँ की बालू से मोनाजाइट निकाला जाता है। ये परमाणु खनिज है। और ये जो तटीय प्रदेश है नमक बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। नमक भी बनाया जाता है। फिर है मछली। मछली भी तटीय इलाकों में बहुत ज़्यादा पकड़ी जाती है और डेल्टाओं से भी बहुत ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है। मछली और चावल का मुख्य भोजन है। फिर बंदरगाह हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े शहर बन गए हैं, नगर बन गए हैं।
मुंबई, कोलकाता, ये तो देश के सबसे बड़े व्यापारिक और औद्योगिक महानगर हैं। और दूसरे उद्योग भी धंधे यहाँ पे सूती वस्त्र का, तेल की साफ़ करने का, जूट का, जलियान बनाने का भारी जमाव है। तो अब इसमें रोज़गार देंगे तो यहाँ लोगों को रहना होता है, मजदूरी, श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत बड़े बड़े ये नगर बन गए हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने जाना भौतिक प्रदेश में जो अंतिम जो कड़ी इसमें हम देख रहे थे, हालांकि इसमें अभी अब द्वीप समूह रह जाता है, उसकी भी चर्चा हम किसी दिन करेंगे। तो आज हमने इसके बारे में जान लिया कि तटीय मैदान ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों की क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से नामों से इनको पुकारा जाता है। इसको आप विस्तार से और पढ़ने के लिए पुस्तक से प्रयास करें।